नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे कार्यक्रम संजीवनी में। आपके साथ मैं हूं सोनाली शर्मा। दर्शकों, संजीवनी कार्यक्रम में आज हम बात करने वाले हैं एक बेहद अहम विषय पर। जैसा कि हम में से कई लोग जानते हैं कि हमारे शरीर के कई हिस्सों में कुछ ऐसे भाग होते हैं जो बेहद संवेदनशील होते हैं, जिन्हें मर्म भाग कहा जाता है। इन हिस्सों में माना जाता है कि अगर कोई आघात पहुंचता है या चोट पहुंचती है तो कई बार ये हमारे जीवन के लिए भी खतरा पैदा कर सकते हैं। ऐसे में आज अपने कार्यक्रम के जरिए हम जानेंगे कि आखिर ये मर्म भाग क्या है और मर्म चिकित्सा किस प्रकार से की जाती है, इसके जरिए उपचार किस तरह से किया जाता है, बीमारियों को खुद से दूर किस तरह से रखा जाता है और एक स्वस्थ जीवन कैसे अपनाया जा सकता है। और इस विषय पर बात करने के लिए बेहद खास मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित है। हमारे साथ डॉक्टर नवीन जोशी जी है, जो एसोसिएट प्रोफेसर है उत्तराखंड आयुर्वेद विश्वविद्यालय से। तो सबसे पहले उनका स्वागत करते हैं और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर जोशी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। जी, तो जैसा कि डॉक्टर जोशी मैंने शुरुआत में कहा कि आज हम बात करने वाले हैं मर्म चिकित्सा के बारे में। तो मर्म चिकित्सा को समझने से पहले हम जानना चाहेंगे कि हमने कई बार सुना है कि हमारे शरीर में बेहद संवेदनशील कुछ भाग होते हैं जिन्हें मर्म भाग कहा जाता है। तो सबसे पहले तो आप हमारे दर्शकों को बताएं कि मर्म भाग क्या होते हैं और इन्हें संवेदनशील क्यों माना गया है। जी, मर्म भाग संवेदनशील इसीलिए होते हैं क्योंकि यहाँ प्राण का निवास होता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि बॉडी के ऐसे वाइटल एरियाज जहाँ पर बॉडी की सारी एनर्जी जहाँ पे फोकस्ड होती है, इसीलिए इन्हें मर्म स्थान कहा गया है। और ये स्थान बहुत प्राचीन काल से ही लोगों को इसके बारे में पता था, इसीलिए आपने देखा होगा लोग इन स्थानों को प्रोटेक्ट करते थे, गार्ड करते थे, सुरक्षित रखते थे। और आयुर्वेद में इसको कहा गया है कि मारयन्ति इति मर्माणि, यानी जहाँ पे चोट लग जाए और व्यक्ति की मृत्यु हो जाए वो स्थान मर्म स्थान है। दूसरा एक परिभाषा दी गई है कि मरणम कारित्वात् इति मर्माणि, यानी जो मृत्यु का कारण बन जाए वो मर्म स्थान है। तो कहीं ना कहीं मृत्यु का कारण जो है मर्म स्थानों पर आघात बनता रहा है, इसीलिए इन स्थानों को और इन भागों को इतना सेंसिटिव माना गया है। वैसे भी आपने देखा होगा कि बोलचाल की भाषा में भी हम कहते हैं कि इसके मर्म पर आघात हो गया या इसकी दुखती मर्म पर जो है वो बात हो गई। तो मर्म का अर्थ ही सेंसिटिव सेंस में लिया जाता है। तो डॉक्टर साहब, ये जो मर्म भाग होते हैं हमारे शरीर में कितने प्रकार के होते हैं, कहाँ कहाँ होते हैं, एक आप जनरल आइडिया कुछ हमारे दर्शकों को मर्म 107 बताए गए हैं। 107 मर्म स्थान होते हैं। कुछ मर्मों के बारे में कहा गया है कि इन पर आघात से तुरंत मृत्यु हो जाती है। कुछ के बारे में कहा गया है कि ये कुछ समय बाद मृत्यु के कारण बनते हैं। कुछ मर्म स्थानों के बारे में कहा गया है कि इन पर अगर आघात होगा तो विकलांगता हो जाती है। कुछ के बारे में कहा गया है कि इन पर कोई फ़ौरन शल्य रहेगा, फ़ौरन कोई आघात होगा, कोई इंस्ट्रूमेंट या कोई पेनिट्रेशन होगा, यदि उसको निकाल दिया जाएगा तो व्यक्ति थोड़े दिन बाद मृत्यु हो जाएगी। कुछ को कहा गया है कि इस पर आघात से जो है वो वेदना होगी। इस तरह की बातें आयुर्वेद के आचार्य सुश्रुत ने बताई है। तो ये मर्म स्थानों का इस प्रकार से क्लासिफिकेशन है। इसके अलावा मर्म कुछ मांस मर्म होते हैं, कुछ सिरा मर्म होते हैं, कुछ स्नायु मर्म होते हैं, कुछ अस्थि मर्म होते हैं, कुछ संधि मर्म होते हैं। इसके अलावा मर्मों का अपना एक प्रभाव भी होता है। कुछ मर्म बड़े एरोगेंट होते हैं जिन्हें आग्नेय कहा गया है। कुछ मर्म जो हैं वो जल तत्व प्रधान होते हैं। कुछ मर्म जो हैं वो वायु तत्व प्रधान होते हैं। कुछ वायु अग्नि तत्व प्रधान होते हैं। तो इस प्रकार से इनको शरीर में वर्गीकरण किया गया है इनका। बिल्कुल। तो मर्म जहाँ होते हैं तो मर्म चिकित्सा भी कहीं ना कहीं उन्हीं मर्म को उनकी हिफाजत या उनकी मजबूती के लिए कहीं ना कहीं उपचार में लाई जाती है। तो मर्म चिकित्सा के बारे में अब हम जानना चाहेंगे कि ये चिकित्सा प्रणाली या ये चिकित्सा पद्धति क्या है और किस तरह से इससे उपचार किया जाता है। देखिए, मर्म चिकित्सा का जहाँ तक बात आती है तो आयुर्वेद की किसी भी ग्रंथ में मर्म चिकित्सा नाम से कहीं पर भी चिकित्सा का वर्णन नहीं है। लेकिन चूँकि आयुर्वेद का जो ओरिजिन है, उद्गम है, वो अथर्ववेद से है, तो जब हम अथर्ववेद में देखते हैं तो वहाँ पे एक आंगिरसी चिकित्सा का वर्णन आता है। आंगिरसी का अर्थ होता है कि व्यक्ति के शरीर के स्थित अंगों को ही ऐसा उत्प्रेरण करो या उसके ही कुछ पार्ट्स को एक्टिवेट करो जिससे कि व्यक्ति रोग से जिसका रोग में लाभ मिले। तो ये आंगिरसी चिकित्सा का एक हिस्सा है जो वैदिक चिकित्सा थी। तो मर्म चिकित्सा आंगिरसी चिकित्सा का एक हिस्सा है। और आज भी हम देखते हैं कि पूजा की पद्धतियों में जो अंगन्यास करते हैं उनमें मर्म स्थानों को आच्छादित करने का विधान रहा है। महर्षि चरक जो आयुर्वेद के प्रणेता कहे जाते हैं, उन्होंने भी कहा है कि हर व्यक्ति को अपने मर्मों का परिपालन करना चाहिए, यानी मर्मों की रक्षा के साथ साथ उन मर्मों को एक्टिवेट करना चाहिए। तो ये मर्म का एक छोटा सा इतिहास है। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा
कि बहुत सारे ऐसे हमारे यहाँ इतिहास है जिसमें कि मर्म स्थानों के बारे में वर्णन है। गीता में वर्मम शब्द का एक उल्लेख आया है, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि ये योद्धा है, इसका ये वर्मम यानी ये प्रोटेक्टेड पार्ट है, तो आप यहाँ पे इंजरी दीजिए और ताकि इसको आघात पहुँचाया जा सके। तो शास्त्रों में भी उल्लेख है। इसके अलावा हमारे यहाँ बहुत सारे लोग नवदुर्गा में दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं, वहाँ पे मर्म स्थानों का उल्लेख आया है। गुल्फयो नारसंगी च पाद पृष्ठई तो तेजसी, उसमें कहा गया है कि हे देवी दुर्गा, आप हमारे गुल्फ मर्म में आके निवास करो, आप मेरे पैर के नीचे आके निवास करो। तो इसका मतलब है कि हम देवी दुर्गा को गॉडेस, पावर ऑफ गॉडेस कहते हैं, यानी ये स्थान पावरफुल हैं, इनका इंडिकेशन हमारे शास्त्रों में मिलता है। बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब, मर्म चिकित्सा की अगर बात करें तो कौन कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जहां पर मर्म चिकित्सा के जरिए आज के समय में इलाज किया जाता है, लोगों को रोग मुक्त किया जाता है? तो ये चिकित्सा किन किन खासतौर पर बीमारियों में लाभदायक है? आयुर्वेद में लोग अक्सर यही जानते हैं कि पेन मैनेजमेंट नहीं हो पाता है या इंस्टेंट मैनेजमेंट नहीं है, लेकिन मर्म एक ऐसी पद्धति है, ऐसी विद्या है जो इंस्टेंट रिजल्ट देती है, तत्कालिक प्रभाव देती है। ऐसे बहुत सारे बीमारियां हैं जिनमें फ्रोज़न शोल्डर जिसे हम कहते हैं, जिसमें हाथ ऊपर नहीं जाता है, ऐसे में लोग फिजियोथेरेपी का सहारा लेते हैं। इसमें मर्म चिकित्सा बहुत प्रभावी है। इसी प्रकार से बहुत सारे पैरालिसिस के केसेस होते हैं जहाँ पर रिहैबिलिटेशन थेरेपी के लिए मरीज़ को भेज दिया जाता है रिहैबिलिटेशन सेंटर्स में, वहाँ पे मर्म चिकित्सा बहुत अच्छा कार्य करती है। ऐसे ही बच्चों में पैदा होने के बाद एक सेरेब्रल पाल्सी की स्थिति होती है, जिसमें बच्चे का मानसिक विकास रुक जाता है, शारीरिक विकास रुक जाता है। ऐसे में बच्चा पूरी तरह से डिपेंडेंट होता है लाइफ टाइम। उसमें यदि प्रारंभिक स्तर से ही मर्म चिकित्सा दी जाए तो काफ़ी लाभ मिलता है। ऐसे ही वैसे तो हमारे यहाँ अब पोलियो के केसेस नगण्य हैं, लेकिन जो पोलियो के कारण पैरालिसिस के केसेस हैं उनमें बहुत लाभ मिलता है। एक्सीडेंटल इंजरी में अगर किसी प्रकार की इंजरी हुई है और किसी प्रकार की दिव्यांगता है तो वहाँ पर भी मर्म चिकित्सा काफ़ी प्रभावी होती है। तो ये बहुत सारे हैं। इसी प्रकार जोड़ों के दर्द में, जिन्हें हम गठिया कहते हैं, उनमें भी मर्म चिकित्सा काफ़ी प्रभावी होती है। कमर दर्द जैसी कंडीशंस में मर्म चिकित्सा काफ़ी प्रभावी होती है। उच्च रक्तचाप को नियंत्रित करने में भी मर्म के उत्प्रेरण काफ़ी प्रभावी होते हैं। तो ये कुछ इसके उदाहरण हैं जो मैंने आपको दिए। बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब, जिस तरह से अभी आपने दर्द की बात की कि दर्द अगर कहीं हो तो उसमें काफ़ी लाभदायक होती है, क्या अगर जैसे कोई आपके पास कोई मरीज़ आता है, पेशेंट आता है, तो इसके जो समाधान है वो त्वरित होता है, तुरंत इससे आराम मिलता है क्या, या फिर इसका जो प्रोसीजर है इस पद्धति का वो लंबा चलता है कहीं ना कहीं? जी, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। पहला, कुछ बीमारियां ऐसी जिनमें त्वरित आराम मिलता है, जैसे फ्रोजन शोल्डर है। व्यक्ति को मर्म बिंदु के उत्प्रेरण के तत्काल बाद लाभ मिलता है। उसका जो उसकी हाथ जो ऊपर नहीं जा रहा था वो इमीडिएट जाता है। लेकिन अब आप पूछेंगे कि भी आगे इसको फॉलोअप कितना देना होता है, तो इसमें फॉलोअप डिपेंड करता है अलग अलग कंडीशंस में। यदि वो व्यक्ति स्थानिक समस्या से है तो 1 हफ्ते 10 दिन में वो लगातार अगर उन मर्म बिंदु का उत्प्रेरण किया जाए तो उसमें लाभ मिल जाता है। लेकिन जैसे पैरालिसिस है, इनमें लंबे समय तक उपचार देना पड़ता है। जैसे कि मैंने सेरेब्रल पाल्सी जो बताई बच्चों में होने वाली, उनमें लंबे समय तक देना पड़ता है। तो अलग अलग बीमारियों में अलग अलग इसका हम ये कह सकते हैं कि कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट चलता है। बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब, जब हमें कोई बीमारी है और हमें मर्म चिकित्सा की ओर जाना चाहिए तो हमें किन से इलाज कराना चाहिए? क्योंकि आपने अभी जैसा कि बताया कि आयुर्वेद में इसका जिक्र नहीं है, तो फिर इसकी पढ़ाई किस दिशा से की जाती है, आधार किधर से? अगर वेदों में है जिक्र, तो आयुर्वेद के जरिए किस तरह से फिर इलाज किया ये बहुत जाता अच्छा है? सवाल पूछा आपने, क्योंकि अब ये चूँकि ये गुप्त विद्या के रूप में इसको लोग पहले प्रयोग करते थे, ज़्यादा प्रचारित नहीं करते थे, इसीलिए आयुर्वेद के ग्रंथों में भी मर्म चिकित्सा कहीं वर्णित नहीं है। लेकिन अगर आप इनके नाम देखेंगे तो इंद्रबस्ती मर्म, तल हृदय मर्म, अधिपति मर्म, कुछ नाम ऐसे लगते हैं कि जैसे कि अधिपति मर्म कहा गया तो राजा, इसका मतलब है किंग। अगर तल हृदय कहा गया तो उसका मतलब है कि उस पॉइंट का रिलेशन हृदय से है। इसी प्रकार से इंद्रबस्ती कहा गया तो बस्ती का अर्थ होता है ब्लैडर, तो उसका अर्थ कहीं ना कहीं यूरिनरी ब्लैडर से है। तो सांकेतिक भाषा में तो ये बात शास्त्रों में कहा गया कि ये मर्म के नाम से तो पता चलता है, लेकिन कहीं पर भी टेक्सचुअल रेफरेंस नहीं था। तो जैसा मैंने बताया कि वैदिक ग्रंथों में इसका उल्लेख था, इसीलिए अब जो है ये बहुत ज़्यादा पुरानी बात नहीं है। विगत 3-4 वर्षों में इसको एक चिकित्सा पद्धति के रूप में अपनाया जा रहा है और इस पर बहुत काम हो रहा है। भारत की जो आयुर्वेद की सर्वोच्च शोध संस्था है, उसके द्वारा भी एक रिसर्च प्रोग्राम चलाया जा रहा है कि ये काम करती है या नहीं करती है, कहीं प्लेसिबो इफेक्ट तो नहीं है। तो ये सभी चीज़ें इसको देखने के लिए किया जा रहा है। बिल्कुल।
डॉक्टर साहब, डायग्नोसिस का की अगर बात करें तो जैसे कि हम दूसरी पद्धतियों में जाते हैं तो टेस्ट होते हैं, अलग अलग तरह से डायग्नोसिस होता है। जब मर्म चिकित्सा में आते हैं और कोई बीमार व्यक्ति आता है, वो जाहिर सी बात है वो बताता है कि मुझे ये परेशानी है, तो डायग्नोसिस के किस तरह से किया जाता है? जी, आयुर्वेद में डायग्नोसिस करने के लिए भी अपने तरीके हैं। वैसे तो दर्शन, प्रश्न और स्पर्श, ये 3 परीक्षाएं बताई गई है। इसके अलावा यानी कि आप देख के पता लगा सकते हैं, प्रश्न पूछ के पता लगा सकते हैं, उसको स्पर्श करके पता लगा सकते हैं, और स्पर्श परीक्षा के अंतर्गत ही एक परीक्षा होती है जिसे नाड़ी परीक्षा कहते हैं। ऐसे ही मूत्र परीक्षा है, मल परीक्षा। हमारे यहाँ पूरी डायग्नोसिस की एक पूरी विधि है जिससे हम रोग का एक निदान करते हैं। फिर निदान के अनुसार से हम मर्म, साथ में हम शमन चिकित्सा भी देते हैं। केवल मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मर्म बिंदु के उत्प्रेरण से ही उपचार दिया जाता है, साथ साथ में औषधि का उपचार भी हम लोग साथ में देते हैं। बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब, बीमारियों की आपने बात की और कई तरह की आपने बीमारियां बताई कि मर्म चिकित्सा से इन तमाम बीमारियों का उपचार किया जाता है। अगर हम बीमारियों से पहले स्वस्थ रहने की ओर फोकस करें कि हमें सही रहना है, सही खान पान, हर चीज़ अपनी अच्छी रखनी है, तो क्या उसमें भी मर्म चिकित्सा कुछ ऐसी पॉइंट्स हैं जिनको हम उस पर कुछ काम करके अपने आप को फिट रख सकते हैं? जी, स्वस्थ व्यक्ति में, चूँकि हमारा आयुर्वेद का सिद्धांत ही है कि स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य का संरक्षण, तो मर्म जिस प्रकार से योग एक व्यक्ति को फिट रखता है, उसी प्रकार से मर्म का उत्प्रेरण भी हमें फिट रखने में बहुत मददगार होता है। आपने जैसा पूछा कि कुछ पॉइंट्स होते हैं जिन्हें हम प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त हमारे यहाँ कहा गया है, सुबह 4 बजे से 6 बजे के बीच में, जब आपका भोजन ठीक से पच जाए और आप पूरी नींद लेके उठें और दैनिक क्रियाओं से निवृत्त होने के बाद आप कुछ मर्म बिंदु हैं जिन्हें स्वमर्म उत्प्रेरण कहते हैं, यानी अपने मर्मों को उत्प्रेरण करना, यानी अपने आप को रिचार्ज करना। तो ये हम रेगुलर कर सकते हैं। इसमें कुछ बिंदु होते हैं, सिर के मर्म होते हैं, इसमें कंधे के मर्म होते हैं, इसमें पैर के मर्म होते हैं। इन मर्मों का रेगुलर उत्प्रेरण करने का हम लोग पूरा ट्रेनिंग देते हैं, सिखाते हैं, और ये बहुत सामान्य होते हैं। स्वस्थ व्यक्ति में हर मर्म बिंदु को 5 से 8 बार स्टिमुलेट करने की बात कही जाती है, और एक मर्म स्थान पर 0.8 सेकंड का स्टिमुलेशन दिया जाता है। एक उदाहरण मैं दे रहा हूँ, जैसे कि हमारा एक अधिपति मर्म होता है जो हमारे सिर के टॉप पे होता है, टॉप ऑफ द वर्टेक्स पे होता है। तो उसको 5 उंगलियों से हम इस प्रकार से सिर पे रखते हैं, प्रेस करते हैं, रिलीज़ करते हैं, प्रेस करते हैं, रिलीज़ करते हैं, प्रेस करते हैं, रिलीज़ करते हैं। इसी प्रकार से 5 सीमंत मर्म होते हैं, तो उनको हम इस प्रकार से दोनों हाथों को यहाँ लगाते हैं और इस प्रकार से अपनी उंगलियों को जोड़ते हैं, अंगूठा पीछे रखते हैं और उसको इस प्रकार से प्रेस करते हैं। इसको सुबह उठने के बाद कोई भी इस प्रकार से कर सकता है। ये हमारे 5 सीमंत मर्म होते हैं। इसी प्रकार से हमारे कान के नीचे मैस्टॉइड प्रोसेस होता है, यहाँ पे विधुर नाम का मर्म होता है। इसको ऊपर प्रेस करके हम इस प्रकार से उसको एक्टिवेट कर सकते हैं। इसी प्रकार से हर मर्म स्वस्थ व्यक्ति को 5 से 8 बार करना है। इसी प्रकार से हमारी आईब्रोज़ के एंड और जहाँ से हमारी कान की ये पट्टी स्टार्ट होती है, उसके सेंटर पे यहाँ शंख मर्म होता है। इस शंख मर्म को हम इस प्रकार से प्रेस रिलीज़, प्रेस रिलीज़, प्रेस रिलीज़, प्रेस रिलीज़, एक प्रेस और एक रिलीज़ में 0.8 सेकेंड। इसी प्रकार से जहाँ पे हमारी माताएं बिंदी लगाती हैं या चंदन लगाते हैं, यहाँ एक स्थपनी नाम का मर्म होता है। इसको इस प्रकार से हम इस प्रकार से अंगूठा मोड़ते हैं और इस प्रकार से नीचे से ऊपर ले जाते हैं। ये स्थपनी मर्म इस प्रकार से स्टिमुलेट करते हैं। हर मर्म का अपना एक प्रभाव है, ये रिकॉलिंग कैपेसिटी को बढ़ाता है। इसी प्रकार से हमारी इनर कैंथस पे यहाँ श्रृंगाटक नाम का मर्म होता है। ये कोविड काल में बहुत ज़्यादा इसका प्रयोग रहा है। इसको इस प्रकार से हम अंदर की तरफ सर्कुलर मसाज करके इसको स्टिमुलेट करते हैं। इसी प्रकार हमारा यहाँ नाक के नीचे एला नेजाई पर फणा नाम का मर्म होता है। ये हम इसको छोटी वाली उंगली से इस प्रकार से हम इसको स्टिमुलेट करते हैं। तो ये कुछ मर्म स्थान है। अब आपने देखा होगा मैंने 5 से 7 मिनट्स के अंदर ही अपने सिर के सारे मर्म कर लिए। तो इस प्रकार से स्वस्थ व्यक्ति जो है पूरा प्रशिक्षण लेकर के अपने दैनिक प्रयोग में इन मर्म बिंदुओं का उत्प्रेरण कर सकता है। तो डॉक्टर साहब, आपने जो तमाम अभी चीज़ें बताई हमारे दर्शकों को, तो इनका प्रभाव किस तरह से है? अलग अलग जैसे अधिपति मर्म, जैसे मैंने जो सिर पे बताया, अधिपति का अर्थ ही है राजा, तो ये पूरे शरीर में हमको रिचार्ज करता है। उसी प्रकार से 5 सीमंत मर्म जो मैंने यूँ आपको दिखाए, ये हमारे पीनियल ग्लैंड्स, पिट्यूटरी ग्लैंड्स से लेकर के पूरे शरीर को दिन भर के लिए एनर्जेटिक रखते हैं, जैसे एंडोक्राइन सिस्टम को बिल्कुल एक्टिवेटेड रखते हैं। इसी प्रकार से मैंने जो विधुर मर्म बताया, ये हमारी ऑडिटरी सेंसेशन को, कान की सुनने की क्षमता को बेहतर बनाते हैं। जो ये शंख बताया मैंने, ये जिन लोगों को माइग्रेन की प्रॉब्लम होती है या कई बार गैस की प्रॉब्लम होती है, उनके लिए बहुत अच्छा होता है। वैसे भी देखा होगा कि हमारे यहाँ गैस या हेडेक होने पर पहले भी हम इस स्थान को दबाया करते थे। इसी प्रकार से जो मैंने ये स्थपनी बताया, ये स्थपनी मर्म
थर्ड आई की पोजीशन बताई जाती है। इसको हम लोग आज्ञा चक्र कहते हैं। तो ये कमांड, रिकॉलिंग कैपेसिटी, डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी, याददाश्त को बढ़ाना, ये सब काम इसके होते हैं। इसी प्रकार से श्रृंगाटक नाम का जो 4 मर्म है, ये हमारे सूंघने की क्षमता, हमारे सुनने की क्षमता, हमारे टेस्ट की क्षमता, 4 प्रकार के सेंसेस को ये कंट्रोल करती है। और जो ये फणा मर्म जो मैंने नीचे बताया, ये गार्ड की तरह है, यानी जो हम इनहेल करते हैं तो हम अच्छी चीज़ों के साथ साथ बुरी चीज़ें भी अंदर लेते हैं, बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शंस को भी अंदर हम लेते हैं। तो ये एक्टिवेट करके हम रखेंगे तो निश्चित रूप से हम विभिन्न प्रकार के संक्रमणों से जो श्वास के थ्रू अंदर जा रहे हैं उससे हम अपने आप को बचा सकते हैं। इसी प्रकार एक मर्म और होता है जो सभी आपके सामान्य दर्शकों को बताना चाहता हूँ। हमारी ये जो उंगली है, बीच वाली उंगली, यहाँ से आप एक इमेजनरी लाइन ड्रॉ करें और उसको काट दें, या फिर आप बीच वाली उंगली को इस प्रकार से मोड़ लें और जो सेंटर पे पॉइंट आता है इसको तल हृदय कहते हैं। जिनको भी उच्च रक्तचाप की समस्या हो या रक्तचाप से संबंधित समस्या हो, वो 5 से 8 बार इस पॉइंट को स्टिमुलेट कर सकते हैं। 15 से 20 mmHg जो हमारा ब्लड प्रेशर होता है वो इमीडिएट नीचे आ जाता है। इवन नीचे ही नहीं, अगर किसी का लो है तो ये ऊपर आ जाता है, यानी ये बैलेंस करता है। तो ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं, मैंने कुछ ऐसे पॉइंट्स बताए जो आपके माध्यम से जन सामान्य भी इसको जानकारी ले सकते हैं। बिल्कुल, और ये जो तमाम चीज़ें हैं बहुत आम होती जा रही है, जैसे रक्तचाप की आपने बात करी, तो ये हर दूसरे व्यक्ति को कहीं ना कहीं ये परेशानी है। डॉक्टर साहब, 1-2 चीज़ें और पूछना चाहूँगी। नींद ना आना भी एक बहुत आजकल कॉमन एक बीमारी ही कहा जा सकता है उसको, और साथ ही साथ एंग्जाइटी और स्ट्रेस, तो ये भी युवा पीढ़ी भी बहुत ज़्यादा प्रभावित है इन चीज़ों से। तो इसके लिए कोई ऐसे पॉइंट्स जिनको प्रेस करके या इन चीज़ों से आसानी से नींद आ सकती है? सही सवाल है आपका। इसके लिए हमारे पैर में एक कूर्च और कूर्च सिर मर्म होता है, और जैसे मैंने हाथ में बताया तल हृदय, ऐसे ही पैर के सेंटर पे भी तल हृदय होता है। तो पैर के इन मर्मों को स्टिमुलेट करके नींद में और दृष्टि में, देखने में, विजन में बहुत इंप्रूवमेंट आता है। इसीलिए हमारे यहाँ आयुर्वेद में पादाभ्यंग कहा गया है, यानी पैर की मसाज, फुट मसाज जिसे कहते हैं, वो रिलैक्स करती है, साथ साथ दृष्टि को अच्छा करती है। तो पैर के मर्म, कूर्च सिर मर्म और तल हृदय मर्म, इनका जो प्रभाव है वो नींद को अच्छी तरह से लाने में, रिलैक्स करने में और दृष्टि को बढ़ाने में है। और स्ट्रेस को रिलीज करने के लिए जो मैंने सिर के मर्म आपको बताए, अधिपति, सीमंत, ये विधुर, शंख, अपांग, स्थपनी, श्रृंगाटक और फड़ा, ये मर्मों का स्टिमुलेशन आपको सांसों के साथ में करना होता है। यानी जब भी हम किसी मर्म बिंदु को दबाते हैं, छोड़ते हैं, तो दबाते हैं तो एक्सेल करते हैं, छोड़ते हैं तो इनहेल करते हैं। ब्रीदिंग पैटर्न के साथ, प्राणायाम के साथ में अगर इन मर्म बिंदुओं को प्रेरित किया जाए तो व्यक्ति रिलैक्स होता है, बिल्कुल स्ट्रेस फ्री होता है। बिल्कुल, मैं यही पूछना चाह रही थी कि सुबह बहुत लोग एक्सरसाइज करते हैं, योग करते हैं, योगाभ्यास करते हैं, तो उसी के साथ साथ हम इस पूरी एक्टिविटी को कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। कितनी देर तक, कितनी बार? इनमें मुश्किल से आपको 15 से 20 मिनट का समय लगता है। अगर आप एक मर्म बिंदु के उत्प्रेरण पे आप जोड़ें तो 0.8 सेकंड का स्टिमुलस होता है। 5 से 8 बार करना है हर बिंदु को स्टिमुलेशन। तो ये अगर आप टोटल कैलकुलेट करेंगे तो मुश्किल से 20 मिनट के अंदर में आप सारे मर्म बिंदु का उत्प्रेरण कर सकते हैं। और आप देखेंगे बहुत सारे लोगों ने इस बात को बताया है कि इसके बाद पूरे दिन आप बिल्कुल रिचार्ज रहते हैं, अपने आप को एनर्जेटिक रखते हैं। तो ये इसका सबसे बड़ा प्रभाव है। बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब, उम्र की अगर बात करें तो कितने वर्ष की उम्र से हमें ये करना चाहिए रेगुलर तौर पर, और कब तक? जी, बच्चों में यूजुअली 5 साल के बाद तो आप करा ही सकते हैं। हाँ, छोटे बच्चे जो अभी न्यूनेट्स हैं, नवजात हैं, उनमें सिर के मर्मों का उत्प्रेरण नहीं बताते हैं। बाकी 5 साल के ऊपर के बच्चों को आप सारे मर्म आप ट्रेन कर सकते हैं। बुज़ुर्गों में कुछ मर्म स्थान ऐसे हैं जिनको बिल्कुल सावधानी से स्टिमुलेशन कराना चाहिए। और एक जो मेन बात है, गर्भवती स्त्री में मर्म स्थानों का उत्प्रेरण मना किया गया है। तो प्रेगनेंसी में मर्म स्थानों का उत्प्रेरण नहीं कराया जाना चाहिए। ये कुछ प्रोटोकॉल्स हैं इसके। एक मर्म को प्रैक्टिस करने वाला या मर्म का उत्प्रेरण करने वाला व्यक्ति, उसका अपना लाइफस्टाइल खुद करेक्ट होना चाहिए। वो समय से सोए, समय से सुबह उठे, उसकी डाइट प्रॉपर हो, एक लाइफस्टाइल प्रॉपर उसकी होनी चाहिए। यदि वो लाइफस्टाइल और करेक्शंस के साथ में मर्म का उत्प्रेरण करता है तो उसे बहुत लाभ मिलता है। बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब, अभी आपने तो हमें एक सामान्य चीज़ों को लेकर आपने मर्म स्थान बताए और हमें कैसे करना है उसकी भी जानकारी दी। अगर कोई बीमार व्यक्ति जाता है तो एक चिकित्सक के पास उसको जाना चाहिए। खासतौर पर सावधानियां किस तरह से बरतनी चाहिए? क्या कुछ प्रिकॉशंस भी होते हैं जब हम एक मर्म चिकित्सा के ट्रीटमेंट अंडरगो करते हैं, तो उस दौरान व्यक्ति को किन किन चीज़ों का परहेज़ करना चाहिए? क्या सावधानी एक रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उसको बरतनी चाहिए? क्योंकि इसका जो ये वैदिक विद्या है तो इसमें आचार विचार और व्यवहार बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे कि
जो अगर कोई व्यक्ति बीमार है तो उसे कुछ अपथ्य बताए गए, जैसे अल्कोहल इत्यादि का सेवन, धूम्रपान करता है तो उसका सेवन ना करे, आपने कोई भी व्यसन है उसको परित्याग करे उसका। साथ साथ में जो मर्म चिकित्सा दे रहा है उसके लिए भी कुछ नियम बताए गए हैं कि उसको भी पहले खुद में एनर्जेटिक होना चाहिए। यानी मर्म चिकित्सक के लिए भी आचार विचार बताए गए हैं और मर्म लेने वाला भी, क्योंकि ये स्पर्श से जुड़ा हुआ ज्ञान है, ये किसी इंस्ट्रूमेंट से दिया जाने वाला चिकित्सा नहीं है। इसमें व्यक्ति अपनी एनर्जी को ट्रांसफ़र करता है रोगी में। तो यदि देने वाले के पास ही एनर्जी लेवल अगर नेगेटिव है तो वो उसमें क्या पॉजिटिव देगा। तो खुद को पॉजिटिव, जो वैद्य है, जो ये चिकित्सक है, वो खुद भी पॉजिटिव होना चाहिए और रोगी को उसका पूरा एक आचार विचार और जो उसकी अपथ्य है उन चीज़ों का पालन उसको नहीं करना चाहिए। और खान पान से जुड़ा कोई परहेज? खान पान से कोई चिकित्सा विशेष परहेज नहीं है मर्म चिकित्सा के लिए, बस कुछ भी खा सकते हैं आप। बस ये है कि जो उसके लिए कॉन्ट्रा इंडिकेटेड चीज़ें हैं, जैसे कुछ चीज़ें हम लोग कहते हैं मांस है, मदिरा है, इनका सेवन नहीं करना है, किसी प्रकार के व्यसन का सेवन नहीं करना है, तो ये चीज़ें हम बताते हैं। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, जब ये चिकित्सा पद्धति आप लोग किसी पेशेंट पर करते हैं तो कुछ यंत्रों का इस्तेमाल भी होता है, कोई साधन भी इस्तेमाल करते हैं आप, या फिर ये सिर्फ प्रेशर पॉइंट्स? अक्सर ये सवाल आता है कि ये एक्यूप्रेशर से कैसे अलग है, क्योंकि आपने जो देखा होगा कि वहाँ निडल्स और तमाम सारे इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ किए जाते हैं। ये बिना किसी इंस्ट्रूमेंट के की जाने वाली नॉन इन्वेजिव और नॉन पेनफुल, यानी कोई किसी प्रकार का दर्द नहीं देते, किसी प्रकार का कोई इंस्ट्रूमेंट यूज़ नहीं करते। इसमें व्यक्ति के ही जो देने वाला है उसके ही उंगलियों का या उसके ही हाथों का स्पर्श होता है, यानी स्पर्श द्वारा दी जाने वाली चिकित्सा है। इसमें इंस्ट्रूमेंट्स का कोई रोल नहीं है। यानी कि एक्यूप्रेशर की अगर हम बात करें, हालांकि उसमें भी कई चीज़ें ऐसी होती हैं पॉइंट्स पे, लेकिन उससे काफ़ी अलग है ये। अगर हम यूँ कहें कि इसका जो ओरिजिन है, हमारे जो वैदिक जो नॉलेज है, ये बहुत पुरानी रही है। और ये सभी जो बाद में पद्धतियाँ विकसित हुई हैं, वो कहीं ना कहीं इनका कनेक्शन इससे जाता है, जुड़ता है। तो हम ये कह सकते हैं कि मदर ऑफ ऑल दिस टाइप ऑफ थेरेपी जो बाद में स्टिमुलेशन के द्वारा आई है, उनकी मदर, ये जो हमारी वैदिक विद्या है, वो इनकी मदर है। डॉक्टर साहब, केरल की अगर बात करें तो वहाँ पर आयुर्वेद का भी काफ़ी प्रचार प्रसार है, और ख़ास तौर पर अगर वहाँ पर कलरी की बात की जाए, कलरी पट्टू की अगर बात की जाए, तो उसमें भी कहीं ना कहीं कहा जाता है कि कुछ पॉइंट्स रिलेटेड होता है वो पूरा जो मार्शल आर्ट एक बहुत ही प्राचीन है। तो वो और ये मर्म चिकित्सा, इसमें क्या कुछ कनेक्शन है? वहाँ कलरी एक मार्शल आर्ट की टेक्निक है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि मर्म स्थानों पर आघात से मृत्यु होती है। हमारे यहाँ इतिहास है कि रावण की मृत्यु भी नाभि मर्म पर आघात से हुई। भगवान श्री कृष्ण का डिमाइसल भी जो है तल हृदय मर्म पर आघात से हुआ। इसी प्रकार से जीसस क्राइस्ट के बारे में देखें तो क्राइस्ट को भी तल हृदय मर्म और मणिबंध मर्म पर आघात से उनकी मृत्यु हुई। तो बहुत सारी हिस्ट्री है। अगर क्रिकेटर को देखें तो रमन लांबा की जो मृत्यु थी वो भी क्रिकेट बॉल लगने से हुई थी। तो ये आघात स्थान तो होते हैं, लेकिन क्या है कि इसका प्रयोग जो है कालांतर में लोगों ने युद्ध कौशल की तकनीक के रूप में किया। यानी कि चूँकि पहले के समय में राजा महाराजा थे और अपने देश को बढ़ाने के लिए अक्सर युद्ध किया करते थे। तो जहाँ युद्ध की बात थी वहाँ पर इन स्थानों पर प्रहार करके, आघात करके जीतने की बात थी। इसीलिए युद्ध कौशल की तकनीक के रूप में इसका ज़्यादा प्रचार हुआ, और जो चिकित्सा वाला पार्ट था वो कहीं ना कहीं छुप गया, सीक्रेट नॉलेज के रूप में ये प्रचारित नहीं हुआ। इसीलिए केरला में जो कलरी आपने नाम लिया, ये मार्शल आर्ट की ट्रेडिशनल टेक्निक है, जिसको वहाँ पर लोग बहुत ही अच्छी तरह से प्रयोग करते हैं। इसका उपयोग सेल्फ डिफेंस में करते हैं, आत्मरक्षा में करते हैं। लेकिन इसका जो दूसरा पार्ट है, आज वहाँ पर भी ये चल रहा है, वो चिकित्सा का पार्ट है, जिसका प्रयोग वहाँ पर भी लोग आजकल ट्रेडिशनल जो सिद्धा चिकित्सक हैं या केरला में ट्रेडिशनल जो वैद्य हैं वो कर रहे हैं। तो इस जो कलरी की जैसे हम अभी बात कर रहे थे, तो उसमें डॉक्टर साहब क्या सिखाया जाता है? उन अंगों को बचाना, उन भागों को बचाना, या उन भागों पर प्रहार कैसे किया जाए? उन अंगों पर प्रहार करके, कोई हथियार लेके कोई व्यक्ति आ रहा है तो एक ऐसे पॉइंट पर इंजरी करना और उसको वहीं पर उसको रोक देना, यानी कि वहाँ प्रहार करने की बात की जाती है। अपने आत्मरक्षा में प्रहार करना, जैसे कुंफू है, ताइक्वांडो है, कराटे है, इस प्रकार की एक ट्रेडिशनल ये एक नॉलेज है, उसकी उस रूप में ये प्रचारित है। डॉक्टर साहब, आम जीवन में शरीर के कौन कौन से वो भाग हैं, मर्म भाग, जिन्हें कहीं ना कहीं हमें
हिफाजत से रखना चाहिए, या जैसे कभी बच्चे लड़ते हैं आपस जी, में, जी। कुछ भी ऐसा होता है तो कहते हैं कि यहाँ मत मारो, बड़े लोग कहते जी, हैं। जी, जी। कौन कौन से ऐसे जिनको हमें रक्षा, हालांकि पूरे जी, शरीर हमारे लिए जी, महत्व जी, रखता है, जी। लेकिन कौन से भाग ऐसे हैं जिनको ज्यादा ख्याल रखने की बहुत जरूरत अच्छा है? अच्छा आपने सवाल किया और आपने उत्तर भी दे दिया कि यूँ तो पूरा शरीर ही रक्षित रखना चाहिए। हमारे यहाँ शास्त्र में कहा गया है कि सारे मर्म प्राणहर हैं, सभी मर्मों को बचाना चाहिए, लेकिन कुछ मर्मों को विशेष रूप से बचाने की बात की गई है और कहा गया है कि इन पर बार बार आपने स्टिमुलेशन भी नहीं देना है। ऐसे मर्म गुदा हैं, ऐसा मर्म बस्ती है, नाभि है, हृदय है, कंठ में हमारे मर्म मातृका सिराएँ हैं, श्रृंगाटक है, ये जो शंख बताया मैंने वो है, इसी प्रकार से ये अधिपति है। इन मर्मों को हमेशा बचाने की बात की गई है। लेकिन मैं इसका दूसरा पहलू आपको बताता हूँ, ये बहुत पावरफुल मर्म है, यानी इनको आग्नेय कहा गया है। ये सद्य प्राणहर हैं, लेकिन इनके प्रभाव जो रेट्रोस्पेक्टिव एस्पेक्ट में आप देखें तो ये बहुत सारी बीमारियों में काम करते हैं। तो इन्हें बचाना, इस हिफाजत भी करना है, और अगर हम सही तरीके से इनको स्टिमुलेट करें तो इनसे हम अद्भुत प्रभाव प्राप्त करते हैं। तो दोनों ही चीज़ें हैं इसमें। बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब, जो आज की युवा पीढ़ी है जो आयुर्वेद की तरफ जा रही है, तो खास तौर पर मर्म चिकित्सा को सीखने के लिए किस तरह से पढ़ाई आगे की जा सकती है, तो उनको थोड़ा सा आप थोड़ा देखिए, युवा मार्गदर्शन करें। चिकित्सकों के लिए भी और हम सभी को कहना चाहेंगे कि ये बिल्कुल कॉस्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट है, यानी कुछ खर्चा नहीं लगता इसमें, न इसमें कोई दवाई लगती है। एक आपके पास मार्कर होना चाहिए, आपकी एनर्जी पॉजिटिव होनी चाहिए, आप कहीं भी इस मर्म चिकित्सा को दे सकते हैं। दुनिया में जहाँ चिकित्सा का आज खर्च बढ़ रहा है, वहाँ मर्म जैसी पद्धति अगर आती है, जैसे योग है वैसे ही मर्म है। हम इवन आपको मैं बताऊं, योग आसनों का अभ्यास करने के दौरान भी जो प्रभाव मिलता है वो मर्मों के उत्प्रेरण से ही मिलता है। और हमारी पंचकर्म में कुछ प्रोसीजर्स होती हैं जिनमें शिरोधारा, आप जानते होंगे, जो रिलैक्स करने के लिए करते हैं, धारा गिराते हैं, उसका भी जो प्रभाव है वो मर्म बिंदुओं से ही है। उससे हमारे सिर के सारे मर्म उत्प्रेरित होते हैं। तो मैं यूँ कहूँगा युवा पीढ़ी और जो हमारे युवा चिकित्सक हैं कि आप इस विद्या को ज़रूर सीखिए, और इससे आप अपनी क्लिनिक में या आप अपनी रोज़मर्रा में आप अपनी रूटीन ट्रीटमेंट के साथ साथ आप इसको जोड़ सकते हैं, और आपके मरीज़ के लाभ को आप कई गुना बढ़ा सकते हैं। बिल्कुल। तो चलते चलते हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे मर्म चिकित्सा को लेकर, क्योंकि पद्धति जितनी प्राचीन है उतनी ही इसके बारे में लोगों को जानकारी कम है, तो ऐसे में चलते चलते दर्शकों जी, को क्या कहें? मैं दूरदर्शन का बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने इस मर्म जैसी विद्या को प्रचारित किया, क्योंकि ये एक ऐसी विद्या है जो हर व्यक्ति को सीखना चाहिए, हर व्यक्ति को जानना चाहिए। स्वमर्म उत्प्रेरण, मैंने बार बार कहा कि हमारे शरीर के कुछ ऐसे मर्म बिंदु हैं जिनको उत्प्रेरित करके हम अपने आप को रोगों से बचा सकते हैं, डायबिटीज़ जैसी बीमारियों से, उच्च रक्तचाप जैसी कंडीशन से, अनिद्रा जैसी चीज़ों से, सिर दर्द, माइग्रेन जैसी चीज़ों से। तो हमें इसको ज़रूर सीखना चाहिए, इसका दैनिक प्रयोग करना चाहिए, और निश्चित रूप से पहले इसको किसी ट्रेन डॉक्टर से सीखना चाहिए और उसके बाद इसका रेगुलर प्रयोग करना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं कि इसको सीख करके, इसको जान करके, इसको समझ करके हमारे जो देश का जो स्वास्थ्य पर खर्च होने वाला बजट है उसको भी हम कम कर सकते हैं, और लोगों के स्वास्थ्य को सबसे पहली प्रायोरिटी पे ला सकते हैं। बिल्कुल। तो डॉक्टर जोशी, आप हमारे कार्यक्रम में आए और इतने महत्वपूर्ण विषय पर आपने इतनी अहम जानकारी आज हमारे दर्शकों के साथ साझा की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद, नमस्कार। तो दर्शकों, उम्मीद करते हैं आपको आज का हमारा भाग बेहद पसंद आया होगा, और मर्म चिकित्सा से जुड़े आपके भी जो सवाल रहे होंगे उनका भी आपको आज बहुत चीज़ों को लेकर आपको अर्थ पता चला होगा। फिलहाल कार्यक्रम में मेरे साथ इतना ही, इजाज़त दीजिए, नमस्कार।